विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। विषय है आज सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान इसके अंतर्गत 8वां क्लास में पढ़ना है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस विषय के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दुनिया के तमाम देशों की तरह भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता का देखते हुए हम लोग प्रार्थना सभा में भी प्रतिदिन प्रस्तावना का वाचन करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो यह भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो आज़ादी के पहले 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही शुरू हो गई थी। और भारतीय संविधान सभा की जैसा कि मालूम है पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और अंतिम बैठक हुई 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इस तरह से देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसी बीच जब भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य या प्रयोजन को हम देखें तो इसके 2 उद्देश्य कहे जा सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य या प्रयोजन। पहला, संविधान निर्माताओं
संविधान निर्माताओं के विचारों एवं उद्देश्यों को प्रकट करना। और दूसरा संविधान के अस्पष्ट व्यवस्थाओं का अर्थ स्पष्ट करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह है संविधान का जो मूल प्रस्तावना था, उस मूल प्रस्तावना में 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और यह संशोधन करके उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता शब्द जोड़े गए। इन शब्दों के जोड़ने के बाद प्रस्तावना का जो प्रारूप है उसका एक बार हम लोग वाचन कर लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि उस प्रस्तावना के मूलभूत तत्व क्या हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग से यह शुरू होता है। हम भारत के लोग और अंत होता है अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पूरी प्रस्तावना में यदि हम वाचन करें तो वह इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना को हम यदि देखें तो इसके एक एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शब्द का अपना महत्व है और इस प्रस्तावना को देखने से या इसकी विशेषता की हम चर्चा करें तो कई महत्वपूर्ण विशेषताएं निकल करके आते हैं। उन महत्वपूर्ण विशेषताओं में से कुछ विशेषताएं करते हैं। तो अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की विशेषता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना
इसकी प्रमुख विशेषताएं। प्रस्तावना को पढ़ने से सबसे पहली विशेषता जो प्रकट होता है वह है अपना संविधान। अपना संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसको हम अंग्रेजी में सोवरेन कहते हैं। तीसरा, समाजवादी। सोशलिस्ट। चौथा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। पांचवा, लोकतंत्रात्मक। डेमोक्रेटिक। छठा, गणराज्य। गणराज्य, रिपब्लिक। सातवां, न्याय, जस्टिस। आठवां, स्वतंत्रता। लिबर्टी। नौवां, समानता, इक्वालिटी। और दसवां, बंधुता, फ्रेटर्निटी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में ये कुछ प्रमुख विशेषता है। इसकी संक्षिप्त चर्चा थोड़ा सा हम करें तो पहला हम देखते हैं अपना संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अपना संविधान कहने से यह स्पष्ट होता है कि यह जो भारत का संविधान है वह किसी विदेशियों के द्वारा बनाया गया नहीं है। भारत के नागरिक अथवा भारत के नागरिकों के प्रतिनिधि के द्वारा बनाया गया है और यह पूर्ण रूप से यह भारत का संविधान है और इसके अनुसार शासन व्यवस्था चलता है। दूसरी विशेषता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे अंग्रेजी में सोवरेन कहते हैं, यानी कि अब जो मेरा देश है वह किसी दूसरे के अधीन नहीं रहा। वैसे तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही हमारा देश आज़ाद हो गया, उस समय ही आज़ादी मिल गई, लेकिन औपचारिक रूप से जब हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाया और अब किसी विदेशियों द्वारा बनाए गए तंत्र के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भारत के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलना शुरू हुआ।
और इसे हम संपूर्ण रूप से संपन्न करते हैं अपने देश को। तीसरा है समाजवादी। समाजवादी इसे सोशलिस्ट कहा जाता है। समाजवादी से आशय है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह जोर दिया है कि भारत के संविधान के अनुसार जो शासन व्यवस्था चलेगा, जो भी सरकारें आएंगी सत्ता में, उसका उद्देश्य किसी खास वर्ग, किसी खास जाति या समुदाय के प्रति नहीं रहेगा, अपितु पूरे भारतवासियों के प्रति उसका ध्यान रहेगा और सभी वर्गों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसका ख्याल करने का कोशिश किया जाएगा। आधारभूत आवश्यकताएं जो भोजन, वस्त्र, आवास होते हैं, वो सभी को पूर्ति हो। एक तरफ ऐसा नहीं हो कि बहुत अमीर लोग हो जाएं और दूसरी तरफ बहुत गरीब लोग हो जाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। जो भी सत्ता में आएंगे, जो भी सरकार में रहेंगे, वह समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। चौथा पॉइंट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता एक खास विशेषता है जो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें रखे गए, इसको में शामिल किए गए, जिसे अंग्रेजी में सेकुलर कहते हैं। दुनिया के बहुत से देशों का जहां राजकीय धर्म है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है यहाँ के तमाम देशवासियों को अपने कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पालन करने की स्वतंत्रता है। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और किसी भी धर्म को संरक्षण, विशेष संरक्षण सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्रात्मक, पांचवा, भारत एक डेमोक्रेटिक राज्य है, देश है और लोकतंत्रात्मक इसकी विशेषता है जो प्रस्तावना में ही कर दिया गया है। लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब है कि यहाँ की जो सरकारें होंगी वह तानाशाह नहीं होंगी। यहाँ की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाएगा और उसका एक निश्चित कार्यकाल होंगे। वह निश्चित कार्यकाल तक अपना काम करेंगे और कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः चुनाव होता है। और इस तरह से लोकतांत्रिक ढंग से भारत में शासन व्यवस्था का संचालन होगा। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही उल्लेख कर दिया गया है। यह भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषताओं में से एक है। छठा, गणराज्य रिपब्लिक। गणराज्य कहने का मतलब है कि भारत एक गणराज्य है, यानी भारत को जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वह जन्मजात या वंशानुगत नहीं होंगे, जैसे कि ब्रिटेन में, नेपाल इत्यादि देशों में थे। भारत के जो राष्ट्र प्रमुख होंगे यह उनका निश्चित कार्यकाल होगा और निश्चित कार्यावधि के लिए चुने जाते हैं। जैसा कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और उनका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के बाद पुनः चुनाव होता है और इसके बाद पुनः राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को गणराज्य कहा जाता है। गण माने लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्र के प्रमुख होंगे। सातवां, न्याय, जस्टिस। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें कही गई हैं। सामाजिक न्याय मतलब किसी तरह के समाज में भेदभाव जाति धर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। समाज आर्थिक मतलब न्याय का मतलब सभी को आधारभूत आवश्यकता पूरी हो, इसकी ख्याल रखी जाएगी। और राजनीतिक कहने का मतलब है कि सभी को चुनाव लड़ने, वोट देने, अन्य राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबों के लिए एक जैसा कानून होंगे, एक जैसा उसको लागू किया जाएगा। किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। आठवां, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जिसे लिबर्टी कहा जाता है। भारत के सभी नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जिसकी चर्चा मूल अधिकार में भी किया गया है। जिसके बिना सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, तो वो स्वतंत्रताएं भारतीय लोगों को प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता के अंतर्गत जैसे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में भ्रमण की स्वतंत्रता, इसके अतिरिक्त कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की कई स्वतंत्रताएं दी गई हैं और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के मूल अधिकार में भी है और इसकी प्रस्तावना में भी व्याख्या की गई है, चर्चा की गई है। समानता, इक्वलिटी, जितना महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है उतना ही महत्वपूर्ण समानता भी।
स्वतंत्रता और समानता कहा जाता है एक दूसरे के पूरक है। समानता कहने का मतलब है कि अवसर की समानता, जैसे देखें सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, अन्य चीज़ों में राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, यानी कि कहने का मतलब है कि जाति, धर्म, वर्ग, वंश के आधार पर कानून के द्वारा किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूरे भारतवासी समान होंगे और समान अधिकार सबको प्रदान किए गए हैं। बंधुता, फ्रेटर्निटी, यह कर्तव्य होगा प्रत्येक भारतवासियों का कि वैसा कोई कार्यक्रम न करें, वैसा काम न करें जिससे आपस में मनस्वय बढ़े, भेदभाव बढ़े, दूरी बढ़े। बंधुता करने का मतलब है कि सभी भाईचारा का व्यवहार करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, भ्रातृत्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यह राष्ट्रीय एकता का एक आयाम है और राष्ट्रीय एकता में यह बंधुत्व का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस तरह से देखें कि भारतीय संविधान की जो पूरी प्रस्तावना है, इसके एक एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानो यह संविधान की कुंजी है, यह काफी महत्वपूर्ण है प्रत्येक शब्द, और इसकी महत्ता की चर्चा हमेशा की जाती है। यह भारतीय संविधान का एक दर्पण के रूप में काम करता है और जब भी न्यायपालिका को या कहीं भी जब यह अवधारणा व्यक्त करने में कठिनाई होती है कि संविधान की कोई धारा या कोई व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो अब सहायता पढ़ने पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना काफी महत्वपूर्ण है। इन चर्चाओं के बाद हमें लगता है कि काफी चीजें इसकी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर दूसरे टॉपिक पर चर्चा की जाएगी।